हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्रजीत सिंह द कैपिटल सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 2 पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और इसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लेंगे, impact of public interest litigation in protecting the rights of disadvantaged and marginalized sections। जनहित याचिका का वंचित और हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनका जो योगदान है उसका विश्लेषण करना था, प्रभाव का विश्लेषण करना था। तो इस सवाल को अगर हम लोग लें तो इसमें सबसे पहले जो आपको बताना था वो है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिए कि पीआईएल या जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका का मीनिंग आपको बताना है। देन इसके बाद इसका जो ओरिजिन है, कहां से ये शुरुआत हुई। तो जनहित याचिका का अगर आप मीनिंग अगर आप लीजिएगा तो जनहित याचिका का मीनिंग होता है ऐसी याचिका जो जनता के हित के लिए हो, अ लिटिगेशन विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, लिटिगेशन को हम लोग दो तरह से ले सकते हैं। कोई भी अगर केस होता है, एक तो निजी फायदे के लिए, निजी परेशानी से जूझते हुए आप कोर्ट जाते हैं, दूसरा जनहित के लिए। तो जब आप जनहित के लिए जाएंगे तो वो जनहित याचिका में आएगी। और इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जनहित याचिका तभी मानी जाएगी जब उसमें जनता का या पब्लिक का वेलफेयर इंक्लूडेड हो। ठीक है, इसका अगर हम लोग ओरिजिन लें तो जनहित याचिका के ओरिजिन में जस्टिस पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो इनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं कि इनके योगदान से जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारत में इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, इसका जो शुरुआत के कुछ केसेस अगर ओरिजिन से हम लोग ले रहे हैं तो हुसैनारा खातून केस 1979 और एसपी गुप्ता केस 1981, ये दोनों को आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेंशन करना है कि संविधान के किस आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से इसे आप जोड़ सकते हैं। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल सकते हैं और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट में पीआईएल डाला जा सकता है। ठीक है, जो सवाल है उसका जो मुख्य पार्ट है वो है इसका प्रभाव, जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रभाव। तो प्रभाव में वंचित वर्गों के लिए या डिसएडवांटेज सेक्शंस, मार्जिनलाइज सेक्शंस के राइट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, इस पर फोकस करना था। तो इसमें अगर हम लोग लें तो सबसे पहला जो बेनिफिट इससे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जनहित याचिका से या पीआईएल से वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि सरकार में एक तरह का कह सकते हैं जागरूकता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, करप्शन कम हुआ है, और इससे सरकार थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है वंचित वर्गों के अधिकारों पर। साथ में न्यायालय तक या कोर्ट तक पहुंच आसान हुई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो वंचित वर्ग है या जो डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, they were not able to move to the courts, कोर्ट जा ही नहीं पाते थे। तो अब उनके लिए अगर वो खुद नहीं जा सकते तो उनके बिहाफ में कोई और पीआईएल डाल करके उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट जा सकता है। तीसरा, अगर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लेकर जागरूकता है ना, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को लेकर के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है या डिसएडवांटेज सेक्शंस है, तो उनमें एक तरह का अवेयरनेस जनरेट हुआ है। ठीक है, जो कि पहले काफी मिसिंग था। ठीक है, इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, और इसमें कुछ आप पीआईएल के एग्जांपल्स डाल सकते हैं। जैसे कई सारे इसमें केसेस है, जैसे बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड एक केस था भील कम्युनिटी के लेबरर्स को लेकर के, जिसमें आपका पीआईएल डाल करके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है, लिमिटेशंस अगर लीजिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में था कि इसका आपका विश्लेषण करना है, ओवरऑल देखना है कि इसका एनालिसिस क्या है, कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। तो अगर आप इसका लिमिटेशंस लीजिएगा तो आजकल क्या हो रहा है, कई सारे पीआईएल डाले जा रहे हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए।
तो इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, जुडिशरी जो है वो अपना जो मुख्य कार्य है उसमें फोकस नहीं कर पा रही है। पीआईएल हर दिन कोई ना कोई पीआईएल आता रहता है, तो वो एक जुडिशरी का टाइम वेस्ट करने का तरीका बन गया है। इसके अलावा अगर आप लीजिएगा डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ एनजीओ चले गए हैं और बिना किसी विशेष कारण के, विदाउट एनी वैलिड रीजन, वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुक रहा है, डिले हो रहा है। जैसे मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन है या कोई और काम है तो उसमें डिले हो रहा है। ठीक है, पर्सनल ग्रीवेंसेस के लिए निजी कारणों से लोग पीआईएल डाल रहे हैं। तो पीआईएल का जो मोटिव है वो पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का अगर आप कंक्लूजन देखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नेसेसरी, ये जरूरी है, पर इसका मिसयूज ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए। जुडिशरी इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दे सकती है, और जो पब्लिक है, जो सिविल सोसाइटी है, उसको भी ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि इसका दुरुपयोग ना करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा सवाल अगर हम लोग लें, तो इसमें है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। Powers and functions of the parliament. How far do you believe that the parliament has fulfilled its responsibilities? भारत की संसद की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करना था और यह बताना था कि कितने हद तक संसद ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है। ठीक है, तो इसका अगर ओवरऑल आंसर का सिनॉप्सिस लीजिएगा तो इंट्रोडक्शन में आपको एक ब्रीफ आउटलाइन देना है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, कितने मेंबर्स हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन में बता देना था पार्लियामेंट के। फिर आपको पावर्स एंड फंक्शंस पर आना है, पार्लियामेंट के क्या पावर्स और फंक्शंस हैं। तो पावर्स और फंक्शंस को पहले बताइए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो जैसे पावर्स एंड फंक्शंस में लेजिस्लेटिव पावर्स या वैधानिक शक्ति। ठीक है, इसका कार्य होता है कि कानून बनाना। तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक शक्ति। इसमें पार्लियामेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट के प्राइम मिनिस्टर पावर में नहीं रह सकते। पावर में अगर रहना है तो लोकसभा का सपोर्ट चाहिए, लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, सेंसर मोशन वगैरह ला करके या नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह ला करके पार्लियामेंट जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शो करती है। नेक्स्ट इसमें आपको मेंशन करना है इंफॉर्मेटिव या सूचनात्मक जो इसका कार्य है। जैसे पार्लियामेंट में कई सारे मेंबर्स गवर्नमेंट से कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर मिनिस्टर्स को देना होता है, उससे कई सारी सूचनाएं मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक सूचना का स्रोत भी हो गया जनता के लिए, और ये पार्लियामेंट का या संसद का एक इंपॉर्टेंट कार्य भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो जुडिशियल फंक्शंस। अब बहुत ज्यादा जुडिशरी का पावर्स पार्लियामेंट के पास तो नहीं है, पर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आप लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, या मान लीजिए सीएजी को हटाना हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन को हटाना हो, उसके मेंबर्स को हटाना हो, तो उसमें आपका पार्लियामेंट का एक रोल आ जाता है। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, उसको सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकती है। देन नेक्स्ट लीजिएगा इलेक्टोरल फंक्शंस, इलेक्शन का काम। तो पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है, तो इसका इलेक्टोरल फंक्शंस हो गया। इसके अलावा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का संशोधन पार्लियामेंट का कार्य है। देन आगे हम लोग जाएंगे, इसके अलावा अब आपको बताना है कि पार्लियामेंट ने अपने कार्य को किस हद तक पूरा किया है, कितना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की है।
तो इसमें अगर हम लोग देखें पार्लियामेंट का कुछ अचीवमेंट्स आपको लिखना होगा, क्या अचीवमेंट्स रहा है। पार्लियामेंट ने कई सारे अच्छे कानून बनाए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और लोकपाल एक्ट। तो कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जनता के वेलफेयर के लिए। फिर इसका लिमिटेशंस भी आपको मेंशन करना था कि पार्लियामेंट ने अपने कार्य करने में क्या क्या उसमें कमियां हैं। जैसे लीजिएगा कि आजकल क्या होता है कि पार्लियामेंट का बहुत डिसरप्शन होता है, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट में आप देखिएगा कभी किसी वजह से एडजर्नमेंट हो गया, कभी ऑपोजिशन का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, कभी किसी और कारण से। तो ये आपका पार्लियामेंट का जो काम है जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। फिर इसमें कुछ और कारण भी है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल विदल विरोधी कानून। तो इसमें अगर आप लीजिएगा कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने पार्टी लाइन से हट करके अगर कुछ बोलता है या वोटिंग करता है तो फिर उस पर उसकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। तो ऐसे केसेस में जो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो ये भी आपका पार्लियामेंट के वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कई और कारण है, जैसे विमेन का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है पार्लियामेंट में, तो जिससे पार्लियामेंट का जो पर्सपेक्टिव है विमेन को लेकर के वो प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। ठीक है, इन चीजों को आप मेंशन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग लें, द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एलाबोरेट। संविधान जो है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है। ठीक है, इसको विस्तार से समझाना था। तो इस सवाल के आंसर में सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसको एक्सप्लेन कर देना था, इसका इंट्रोडक्शन देना था, ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करना था। ये पार्ट अगर आप लीजिएगा इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कीजिए, और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स इसके बीच में एक आप इसका ब्रीफ डिफरेंस एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाना है, ब्रीफ में इसका जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट रहा है ना, संविधान के आने के बाद से लेकर के मिनर्वा मिल्स केस तक अलग अलग मामलों में इन दोनों के बीच में विवाद रहा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी केस है उसको मेंशन करना था। जैसे लीजिएगा चंपाकम दोराईराजन केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, देन इसके बाद 2 अमेंडमेंट हुआ था, 24th एंड 25th अमेंडमेंट। केशवानंदा भारती केस 1973, देन फाइनली मिनर्वा मिल्स केस 1980। देखिए, शुरुआत में अगर जुडिशरी का अप्रोच लीजिएगा तो जुडिशरी ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार इसको प्रोमिनेंस मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीजिएगा, जैसे केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसको आपको एक्सप्लेन कर देना था, ये सभी केसेस को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से जो डिस्प्यूट है वो शुरू हुआ और अलग अलग स्टेजेस से, अलग अलग केसेस से होकर के गुजरा। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, जुडिशरी ने रिस्पॉन्ड किया, और फिर फाइनली जो बैलेंस है वो मिनर्वा मिल्स केस में आ गया। देखिए, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि बोथ फंडामेंटल राइट्स and directive principles are relevant and their relevance must be taken into account while interpreting the constitution। constitution के या संविधान के इंटरप्रिटेशन के टाइम में ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों का जो रेलेवेंस है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक तरह से कह लीजिए कि यूजलेस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो 4th क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। लीगल इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कानूनी प्रभाव। तो संविधान का कानूनी प्रभाव या लीगल इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लीजिएगा तो इसको एक्सप्लेन करना था। सबसे पहले तो आपको बताना है
कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, इसके ऊपर कोई और लॉ नहीं हो सकता। तो देश में जो भी कानून बनाए जाए, चाहे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाए, वो कानून संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए, संविधान के बियॉन्ड जाकर के नहीं हो सकता। ठीक है, संविधान जो है सुप्रीम लॉ है, तो उसके हिसाब से कंट्री चलती है, यही उसका लीगल इफेक्ट हो गया। लेकिन भारत के केस में अगर आप लीजिएगा तो संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल इफेक्ट को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर लीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की मूल संरचना, इसका जो प्रभाव है इसको आपको बताना था। यूजुअली क्या होता है कि जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, भारत में भी कर सकती है, पर केशवानंदा भारती जजमेंट के हिसाब से द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली इंडिया के केस में जो संविधान का लीगल इफेक्ट है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो संविधान का लीगल इफेक्ट क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल इफेक्ट क्या होगा, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द जुडिशरी। जुडिशरी ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है उस पर डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। और चूंकि जुडिशरी ही बेसिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है, जुडिशरी जो चाहेगी वही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, तो इसलिए संविधान का लीगल इफेक्ट काफी हद तक जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आपको कंक्लूड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो पार्ट बी है, इसके पार्ट बी को लीजिएगा, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 14 संविधान का कानूनी प्रभाव, ये तो कर लिए। संविधान का अनुच्छेद 14 पर डिस्कशन करना था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग ले आर्टिकल 14 अगर लें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता का आपको फीचर्स बताना था। जैसे हर व्यक्ति को कानून के समान या विधि के समान बराबर माना जाएगा, किसी भी कोर्ट में लेकर के जाएंगे तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे ब्रिटिश राज में होता था कि ब्रिटिशर्स के लिए अलग कानून और भारतीयों के लिए अलग कानून, ये सिस्टम इक्वालिटी बिफोर लॉ के केस में नहीं अप्लाई होगा। इसको आपको एक्सप्लेन करना था। ये बेसिकली लीजिएगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। देन इससे रिलेटेड जो एक्सेप्शंस है वो आपको मेंशन करना था। एक्सेप्शंस जैसे इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, विजिटिंग फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, फॉरेन डिप्लोमेट्स, जो दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स भारत में आते हैं, उन पर ये अप्लाई नहीं होता, उनको एक्सेप्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको मेंशन करना था। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा इसका जो पार्ट था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और विधियों का समान संरक्षण। जो अलग अलग कानून है उसका इक्वल प्रोटेक्शन। अब कैसे कानून? तो जो कानून आपका बैकवर्ड सेक्शंस, मार्जिनलाइज सेक्शंस, डिसएडवांटेज सेक्शंस के प्रोटेक्शन के लिए अगर बना है और उनको उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन बनाया जा रहा है, कुछ स्पेशल फीचर बनाया जा रहा है, तो वैसे कानून असंवैधानिक नहीं होंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे, वैसे लॉ भी वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स में आ जाएगा। और अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल लीजिएगा तो रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए जितने भी लॉ बने हुए हैं, वैसे लॉज का, वैसे कानूनों का समान एक तरह से कह लीजिएगा प्रोटेक्शन होगा या संरक्षण होगा। तो इस चीज को आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था। चलिए, ये सारे जो सवाल थे ये पॉलिटी से थे, सेक्शन ए से। तो हम लोग सेक्शन बी के तरफ चलते हैं। सेक्शन बी के सवाल, तो सेक्शन बी में जाइएगा।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एंड देन एग्जामिन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, इसका जो क्षेत्र है लोक प्रशासन का, दायरा है और महत्व है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन ऐसे थियोरेटिकल पार्ट का है, तो इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का या स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डालना जरूरी था। ठीक है, सबसे पहले लीजिएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, इसका क्या मीनिंग है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय द गवर्नमेंट, है ना, जनता के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कहते हैं। तो इसका जो अलग अलग डेफिनेशन है वो डाल सकते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जैसे वुड्रो विल्सन, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, इनका व्यूज अगर हम लोग लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का इंप्लीमेंटेशन है, सिस्टमैटिक डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। ओके, तो कुछ स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, 3-4 स्कॉलर्स आप मेंशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट अगर आप लीजिएगा, इसमें आपको स्कोप बताना था, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप या क्षेत्र या दायरा, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पोस्ट कॉर व्यू, जैसे लूथर गुलिक का जो पोस्ट कॉर व्यू है, इसमें अलग अलग जो टर्म्स है, एक्रोनिम है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना था। देन दूसरा था सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर पर्सपेक्टिव इसको। देन ब्रॉड व्यू या व्यापक दृष्टिकोण, अगर आप इसके पर्सपेक्टिव में लीजिएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रॉड इन नेचर है। जैसे नैरो व्यू और ब्रॉड व्यू को अगर हम लोग कंपेयर करें तो नैरो व्यू में होता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के काम को लेते हैं, और अगर आप ब्रॉड व्यू लीजिएगा या व्यापक दृष्टिकोण लीजिएगा, इसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सभी के कार्यों को ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो और सपोर्टिंग एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं तो उनके कार्य को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग लें मॉडर्न व्यू एंड वेलफेयर अप्रोच या वेलफेयर पर्सपेक्टिव, ये दोनों को आपको मेंशन करना था। इसके हिसाब से क्या होगा कि मॉडर्न व्यू में लीजिएगा कि सिचुएशन के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप चुना जाएगा। वेलफेयर या कल्याणकारी अगर आप दृष्टिकोण लीजिएगा तो इसमें है कि पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप या दायरा चेक किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आपको बताना था कि वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। तो जैसे लीजिएगा, एक तो आप एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे, है ना। तो जैसे लीजिएगा WB डोनहम कहते हैं, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यदि हमारा जो सिविलाइजेशन है अगर वो फेल हो जाता है तो उसका मुख्य कारण होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रेकडाउन। बिना एडमिनिस्ट्रेशन के सभ्यता नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये इसके महत्व को दर्शाता है। तो इसी तरह से कुछ और स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है। देन इसका कंक्लूजन दीजिएगा, कंक्लूजन में ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस बताते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल पर है। What is the role of district collector in district administration? Discuss in context of changing role of district collector in the post independence India, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद इसका क्या रोल में चेंजेस हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भूमिका क्या है, और स्वतंत्र भारत में उसके भूमिका पर क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए, इसको एक्सप्लेन करना था। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहला जो होता है कि क्वेश्चन में जो टर्म है उसको डिफाइन कीजिए। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
का जो इंस्टीट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको बस सबसे पहले देखिएगा तो एक्सप्लेन करना था। हर क्वेश्चन में जो कीवर्ड होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस है इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। देन इसका ओरिजिन कैसे हुआ है ये बताइए। जैसे ब्रिटिश राज में इसका ओरिजिन हुआ है तो उसके ओरिजिन के बारे में 2-4 लाइन लिखिए, एक पैराग्राफ में इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। और जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उसका रोल होता है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में दिया जा सकता है। देन अगर आगे जाएं, जो क्वेश्चन है वो रोल पर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है उसका अलग अलग डायमेंशंस आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे पुलिस को लेकर के इसका क्या रोल है, रेवेन्यू कलेक्शन या राजस्व को लेकर के क्या है, आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के क्या है, डेवलपमेंट या विकास को लेकर के क्या है, इलेक्टोरल हो गया तो इलेक्शंस को लेकर के क्या है, सेंसस अगर हो रहा हो तो उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है। तो इसके अलावा जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसको आपको ब्रीफ में बताना था, ब्रीफ में, ना कि डिटेल में। क्योंकि जो सवाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद या स्वतंत्र भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है वो कैसे चेंज हुआ है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। तो इसको अगर हम बुक देखें तो स्वतंत्र भारत में इसमें क्या चेंजेस हुआ है अगर आप लीजिएगा। जैसे ब्रिटिश राज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मेन मोटिव था उस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने का कि रेवेन्यू कलेक्ट करके दीजिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, दो मेन कार्य है। बाकी का कार्य भी काम वो करते थे, लेकिन जो मेन मोटिव था ब्रिटिश राज के लिए कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके दीजिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। ठीक है, इसी कार्य के लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था बेसिकली। बट इंडिपेंडेंस के बाद पुलिस स्टेट खत्म हो गया, ब्रिटिश राज की तरह सिस्टम खत्म हो गया, तो यहाँ पर मुख्य जो कार्य होगा वो डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, विकास पर। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मुख्य कार्य विकास करना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जवाबदेही भी तय हो रही है, उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी तय किया जा रहा है। जैसे पंचायत वगैरह आने के बाद, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अकाउंटेबिलिटी बढ़ा है। ब्रिटिश राज में क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई भी डिसीजन ले लिया, कोई पूछने वाला नहीं है। पर आज के टाइम में ये नहीं चलेगा। आज के टाइम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, पब्लिक को आंसर करना होगा, गवर्नमेंट को आंसर करना होगा, और गवर्नमेंट को तो जनता ही चुनती है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है वो पूरी तरह से एक तरह से चेंज हो गया है। इसको एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में अगर आप कंक्लूड कीजिएगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस, आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंस है उसको बताते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन ये, गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एक्टिव, तो यहाँ कीवर्ड जो है वो गुड गवर्नेंस, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड द सिविल सोसाइटी, जस्टिफाई विथ रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जांपल्स। सुशासन के लिए लोगों और नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, इसको तर्कों के साथ और उदाहरणों के साथ एक्सप्लेन करना था। तो इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले टर्म डिफाइन कीजिए। इसमें जो टर्म है गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस क्या होता है इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कीजिए। गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है उसको बताइए। गुड गवर्नेंस या सुशासन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देन सुशासन के जो फीचर्स है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो है उसको आपको बताना था। जैसे पार्टिसिपेशन या भागीदारी, रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इज अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये जितना भी है ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आपको ब्रीफ में, संक्षेप में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो इसको आप ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपका कहाँ से आया है, तो यूएनडीपी के रिपोर्ट से आया है। और साथ में सेकंड
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिपोर्ट में 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी ये मेंशन्ड है। तो आप इसका जब नागरिक भागीदारी का पार्ट अगर हम लोग इसको लें तो आपको ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है उन सब को, इन सभी को आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ना था, जनता की भागीदारी के साथ आपको जोड़ करके इसको एक्सप्लेन करना था कि अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है तो कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक भागीदारी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। और साथ में एग्जांपल्स आप दे सकते थे। तो एग्जांपल्स में लीजिएगा, कई सारा एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में, आप इसको देखिएगा। कुछ लैंडमार्क एग्जांपल्स भी है पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अगर इसको लीजिएगा तो ये जो कानून है ये बिना जनता के भागीदारी के बन ही नहीं सकता था। ठीक है, इसको लेकर के काफी डिमांड था, काफी प्रोटेस्ट था, कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व थे। देन दूसरा लीजिएगा लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का जो अधिनियम है, तो इसमें भी अन्ना हजारे और बाकी के कई सारे सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक का सपोर्ट, इन सब के चलते ये कानून बना था। तो अल्टीमेटली पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन गुड गवर्नेंस। पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर हो तो गुड गवर्नेंस में एक तरह से हेल्पफुल होगा ये। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कंक्लूजन कर देना है। कंक्लूजन में आप पब्लिक पार्टिसिपेशन का इंपॉर्टेंस को शो करते हुए कैसे ये गुड गवर्नेंस को अफेक्ट करता है ये शो करते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसका कंक्लूजन है। आप चाहे तो कोई एग्जांपल वगैरह इसके साथ जोड़ सकते हैं, कोई कोट वगैरह आप चाहे तो इसके साथ जोड़ा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट था राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम इस पर, और दूसरा बी वाला पार्ट है लोकपाल। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको बस आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि नोट्स पूछ रहा है, राइट नोट्स ऑन। तो जैसे इसका पार्ट ए वाला जो क्वेश्चन था राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे राइट टू सर्विस एक्ट क्या है? इट गारंटीज डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द सिटीजन्स विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो गवर्नमेंट अलग अलग फैसिलिटीज देती है, सर्विसेज देती है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देने का गारंटी है। जैसे सिटीजन चार्टर अगर आप लीजिएगा तो सिटीजन चार्टर में गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रही है, जो सर्विसेज दे रही है, वो मेंशन रहता है, लेकिन उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। अगर गवर्नमेंट नहीं दे तो सिटीजन्स कुछ नहीं कर सकते, जनता कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप राइट टू सर्विस एक्ट लीजिएगा तो वही जो सर्विसेज है वो देना कंपलसरी हो जाएगा, दैट ऑल्सो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। जैसे 15 दिन के अंदर देना हो या 1 महीने के अंदर देना हो, 7 दिन के अंदर देना हो, और अगर नहीं दे पाए तो कुछ ना कुछ पेनाल्टी होगी। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा तो इस पर काफी टाइम से बात हो रही थी, लेकिन प्रॉपर सेंस में 2010 के बाद इस पर कानून बनना शुरू हुआ और इस पर लॉ बनना शुरू हुआ। स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स इसको सीरियसली लेना शुरू किए, है ना। सेंट्रल लेवल पर या सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल पार्लियामेंट का कोई भी राइट टू सर्विस को लेकर के लॉ नहीं है। अलग अलग स्टेट्स ने, अलग अलग राज्यों ने अपने अपने राज्य में इसके लिए कुछ कानून बनाया है। ठीक है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा तो झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011, है ना, ये कानून आया था। ये राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर के ही है। इसमें अलग अलग सेवाओं को टाइम बाउंड ड्यूरेशन में इसको देने के लिए इसमें कई सारा प्रावधान किया गया है। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अगर हम लोग लें तो इसमें है जैसे फाइन,
अगर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जैसे मान लीजिए किसी सर्विस को देने का टाइम है 15 डेज या 21 डेज, और उतने टाइम में अगर मान लीजिए कि सर्विस नहीं दिया जाता है तो अपील का ऑप्शन होगा, देन सेकेंड अपील का ऑप्शन होगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रहेगा अगर वो जानबूझ करके सर्विस नहीं दे रहा है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। जैसे झारखंड में लीजिएगा तो 500 रुपीज से 5000 रुपीज तक का फाइन झारखंड में लगाया जा सकता है, ठीक है। देन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में इससे रिलेटेड जो रूल्स बने हैं उसमें टाइम वेरी कर रहा है, हर सेवा के लिए, हर सर्विस के लिए सेम टाइम नहीं है, ये डिफर करेगा। जैसे किसी के लिए 3 दिन है, किसी के लिए 7 दिन, किसी के लिए 15 दिन, किसी सेवा के लिए 21 दिन। और सरकार जो है टाइम टू टाइम या समय समय पर अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके वो बताते रहती है कि कौन सा सेवा कितने टाइम में देना है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। और लास्ट में अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, कंक्लूजन में इसका इंपॉर्टेंस बताते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं और साथ में कुछ सजेशन दे सकते हैं। सजेशन इसलिए कि जो ये कानून है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जैसे इसमें जो फाइन वगैरह है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, या जैसे सजेशन में आप दे सकते हैं कि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को के बीच में जागरूकता नहीं है, तो वो एक सजेशन का पार्ट हो सकता है और ये आप लिखते हुए कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट था, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर हम लोग ले तो वो लोकपाल पर था, ठीक है। सेकंड पार्ट वाज ऑन लोकपाल। तो इसमें आपको देखिएगा लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है इसका क्या मीनिंग है। देखिए लोकपाल का इंस्टीट्यूशन का अगर हिस्ट्री देखिएगा तो काफी टाइम से 1968 के समय से भी इस पर बात चलती आ रही है, लेकिन कानून तो 2013 में ही बना, ठीक है। लोकपाल का अगर आप इसका गोल देखेगा, ऑब्जेक्टिव देखेगा तो ये होता है भ्रष्टाचार को रोकना या करप्शन को रोकना। करप्शन से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का पावर लोकपाल को है। तो उसी भ्रष्टाचार को रोकने के गोल के साथ इसको लाया गया। और 2013 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद ये कानून बना। और इस कानून बनने के बाद भारत में अभी लोकपाल की स्थापना हो चुकी है। तो उसका जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में आप बता सकते थे। इसमें जैसे लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो सबसे बड़ी जो पार्टी है अपोजिशन में, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लीडर को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इमिनेंट जूरिस्ट, कोई एक इमिनेंट जूरिस्ट मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ के बारे में या एक तरह से कह लीजिए कि ओवरऑल लीगल सिस्टम के बारे में अच्छा नॉलेज हो। और इसको चुनने के लिए जो पहले के 4 लोग हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये 4 लोग मिलकर के इस पर्सन को चुन सकते हैं, ठीक है। देन लोकपाल में आपको लोकपाल के जो मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे वो आप बता सकते थे। जैसे 8 मेंबर हैं और एक चेयरपर्सन होंगे, ये आप मेंशन कर सकते थे। और उनका जो सर्विस कंडीशंस है ये मेंशन किया जा सकता था, ठीक है। उनको किस प्रकार से हटा सकते हैं या उनके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद जो लोकपाल के मेंबर्स है उनका जो गवर्नमेंट जॉब होने का जो लिमिटेशन है कि वो गवर्नमेंट जॉब और नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, ये सब सर्विस कंडीशंस में लिखा जा सकता था। ब्रीफ में इसको आप एक्सप्लेन करते हैं। एंड देन पावर्स एंड फंक्शंस पर जाते हैं, पावर्स, फंक्शंस और ज्यूरिसडिक्शन। जैसा आप जानते हैं कि जो लोकपाल है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनी है। तो भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप हो, करप्शन का कोई एलिगेशन हो, इन दैट केस द लोकपाल कैन टेक एक्शन, है ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है इवन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। कुछ टर्म्स कंडीशंस होता है जहां पर प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई होगा, तो वो आपको मेंशन करना था। देन यूनियन मिनिस्टर्स, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
केंद्र सरकार, उसके जो ऑफिसर्स है उनके अगेंस्ट लोकपाल एक्शन ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो लोकायुक्ता होती है स्टेट में, वो एक्शन लेती है। लोकपाल के पास उसका पावर्स नहीं है। देन बाकी चीजों को लीजिएगा, लोकपाल का सीबीआई पर जो कंट्रोल है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे, और साथ में इन्वेस्टिगेशन का जो पावर्स है या जो प्रोसेस है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, तो कंक्लूजन में इसका इफेक्टिवनेस को लेकर के कंक्लूड कर सकते थे कि इफेक्टिवनेस अभी के केस में तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखेगा तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और कोई बड़ा केस लोकपाल ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इफेक्टिवनेस को कैसे सुधारा जा सके, इसको जोड़ करके आप इसका कंक्लूजन दे सके। ठीक है, तो ओवरऑल जितना भी टेस्ट का क्वेश्चन था उस सभी का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।